नमस्कार दोस्तों। अपन मौर्य काल के अंदर प्रांतीय प्रशासन पढ़ रहे हैं। प्रांतीय प्रशासन। दोस्तों, प्रांतों को मौर्य काल में चक्कर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रांतों को चक्कर। प्रांतों को मौर्य काल में चक्कर कहा जाता था। चक्कर। यहाँ का जो वायसराय राजकुमार कुमार होता, अशोक के समय तक्षशिला, तोसली, उज्जैन में कुमार नियुक्त थे। तो अशोक के समय कहाँ कहाँ पर कुमार नियुक्त थे? तक्षशिला, तोसली, उज्जैन। तक्षशिला, तोसली, उज्जैन में अशोक के टाइम में क्या नियुक्त थे? कुमार नियुक्त थे। कहाँ पे? प्रांतों के अंदर। दोस्तों, लेगमान के आरामिक लेख में वक्सु नामक प्रशासक का उल्लेख मिलता है। तो वक्सु का उल्लेख कहाँ मिलता है? लेगमान के आरामिक लेख में अपन को वक्सु नामक प्रशासक का उल्लेख मिलता है। वक्सु कौन था? एक प्रशासक था। उसका उल्लेख कहाँ मिलता है अपन को? लेगमान के आरामिक लेख के अंदर। दोस्तों, कुल प्रांत है उस उल्लेख है अशोक के अभिलेखों में मिलता है। कुल 5 प्रांतों का उल्लेख है अशोक के अभिलेखों में मिलता है। तो अशोक के अभिलेखों में कुल कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है? 5 प्रांतों का उल्लेख है अशोक के अभिलेखों में मिलता है। वो 5 प्रांत कौन कौन थे? वो दोस्तों 5 प्रांत है। एक तो था उत्तरापथ। क्या था? उत्तरापथ। एक था दोस्तों अवंती। एक था कलिंग। एक प्राच्य। एक दक्षिणापथ। तो अशोक के अभिलेखों में अपन को कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है? 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, प्राच्य और दक्षिणापथ। तो ये दोस्तों जो उत्तरापथ है उसकी राजधानी कहाँ थी? उसकी उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। और अवंती की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? उज्जैन। उज्जैन को दोस्तों महिष्मती भी कहा जाता है। महिष्मती। कलिंग की राजधानी थी दोस्तों तोसली। और प्राच्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और दक्षिणापथ है उसकी राजधानी थी दोस्तों सुवर्णगिरी को दोस्तों कनकगिरी भी कहा जाता है। कनकगिरी। तो अशोक के अभिलेखों में अपन को 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। एक प्रांत था अवंती की राजधानी थी उज्जैन का दूसरा नाम है महिष्मती। एक थी कलिंग की राजधानी तोसली। प्राच्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। एक था दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। इसको कनकगिरी भी कहा जाता है। दोस्तों, अशोक ने कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए। जो कलिंग है इसमें 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए थे। इसमें उत्तरी जो इसमें क्या है? कलिंग की 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए थे। जो उत्तर कलिंग है उसकी राजधानी थी दोस्तों तोसली थी। उत्तर कलिंग की राजधानी तोसली थी। और दक्षिण कलिंग था उसकी राजधानी थी समापा या जोगड़। तो अशोक ने कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए। उत्तर कलिंग की राजधानी तोसली और दक्षिण कलिंग की राजधानी समापा या जोगड़। तो प्रांतों को मंडल या कमिश्नरी में विभाजित था। मंडल या कमिश्नरियां, या इनको दोस्तों देश भी बोला जाता है। देश। इनके अंदर जो प्रशासन था इनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। मंडल, इनको कमिश्नरी या देश भी कहा जाता था। इनके प्रशासन के अंदर अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों प्रांतों का विभाजन है। जो प्रांत है 5 प्रांत अपन पढ़े थे उसको प्रांतों का विभाजन है वो मंडल में हुआ था। और प्रांतों का विभाजन मंडल में हुआ था। और इनका जो प्रमुख था मंडल का प्रमुख को क्या बोलते थे दोस्तों? प्रमुख को बोलते थे पारदेशिक। तो मंडल के प्रमुख को पारदेशिक बोलते थे, जिसे अर्थशास्त्र में प्रतिष्ठा कहा गया है। अर्थशास्त्र में पारदेशी को क्या कहा गया है? प्रतिष्ठा। अर्थशास्त्र के अंदर मंडल है उसके प्रमुख को पारदेशिक बोलते थे और अर्थशास्त्र के अंदर इसको प्रतिष्ठा कहा जाता था। प्रतिष्ठा।
मंडलों को भी मंडल है, ये जो मंडल थे इनकी भी राजधानियाँ थी। जैसे समापा मंडल की राजधानी तोसली थी, कौशाम्बी की पाटलिपुत्र, इसिला की सोनगिरी तथा गिरनार मंडल की सौराष्ट्र। तो मंडलों की भी राजधानियाँ थी। जैसे देखो समापा है, समापा एक मंडल था, इसकी राजधानी थी दोस्तों तौसली। कहाँ थी? तौसली। और कौशाम्बी है, जो कौशाम्बी मंडल था उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र है। और दोस्तों इसिला है, जो इसिला मंडल था, और इसिला मंडल था ये, इसकी राजधानी थी दोस्तों सुवर्णगिरी। कहाँ थी? सुवर्णगिरी। एक मंडल था दोस्तों गिरनार। गिरनार, गिरनार की राजधानी दोस्तों थी सौराष्ट्र। तो मौर्य काल के अंदर जो मंडल थे समापा, समापा मंडल की राजधानी थी तौसली। कहाँ थी? समापा मंडल की राजधानी तौसली। कौशाम्बी मंडल की राजधानी पाटलिपुत्र, और इसिला मंडल की राजधानी सुवर्णगिरी, और गिरनार मंडल था उसकी राजधानी थी सौराष्ट्र। दोस्तों मंडलों के पश्चात इनका विभाजन हुआ था, वो होता विषय। किसमें हुआ था? विषय के अंदर मंडल का विभाजन विषय। विषय को दोस्तों आहार बोलते थे, आहार, आर या जिला। तो विषय को आहार या जिला बोलते थे। इनका जो प्रशासन, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जिले का प्रमुख था दोस्तों, वो कौन था? जिले या आहार या मतलब विषय, इनका जो प्रमुख था वो था दोस्तों आहारपति। आहारपति दोस्तों, ये आहारपति क्या था? ये विषय या आहार या जिला है, इसका प्रमुख था, इसका आहारपति बोला जाता था। जिसे मेगास्थनीज ने एग्रोनोमी कहा है। मेगास्थनीज ने क्या कहा है? इसको एग्रोनोमी। मेगास्थनीज ने इसे एग्रोनोमी कहा है, एग्रोनोमी। तो दोस्तों मेगास्थनीज ने ये एग्रोनोमी किसे कहा है? आहारपति को। आहारपति कौन था? विषय, आहार या जिला का प्रमुख है। जिले के अंदर नीचे दोस्तों जिला था, ये जिला है, ये आहार या विषय या जिला है। इसके नीचे दोस्तों स्थानीय था। स्थानीय के अंदर अपन ने चर्चा करी थी पिछली क्लास के अंदर। स्थानीय के अंदर 800 ग्रामों का समूह था, और स्थानीय के नीचे 2 द्रोणमुख थे, इसमें 400 ग्राम थे। और द्रोणमुख के नीचे खावरेटिक था, उसके अंदर 200 ग्राम का समूह था। और उसके नीचे संग्रहण था, उसमें 10 ग्रामों का समूह था। और संग्रह नीचे की प्रशासनिक सबसे अंतिम इकाई थी, वो थी ग्राम। ये अपन ने पिछली क्लास में चर्चा करी थी। तो जिला के अंदर क्या था? जिला, जिला के पश्चात क्या था दोस्तों? स्थानीय। पिछली क्लास के अंदर ये चर्चा हो गई थी। स्थानीय, स्थानीय के नीचे 2 द्रोणमुख थे, 2 द्रोणमुख के। और इसके पश्चात खावरेटिक, इसके पश्चात संग्रहण, और अंतिम जो सब प्रशासन सबसे अंतिम इकाई थी वो क्या थी? ग्राम। तो दोस्तों जो संग्रहण है, ये इसका जो प्रधान अधिकारी था वो कौन था? गोप। तो गोप पे संग्रहण का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी या संग्रहण का प्रधान अधिकारी कौन था? गोप था। तो दोस्तों अपने मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन के बारे में अध्ययन किया, और मौर्यकालीन कुछ अधिकारी भी थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। मौर्यकालीन कुछ अधिकारी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ अधिकारी दोस्तों मौर्य काल के अंदर एक अधिकारी था पुलिसानी। पुलिसानी, तो पुलिसानी है दोस्तों, ये क्या था? ये जनसंपर्क अधिकारी था। पुलिसानी क्या था? जनसंपर्क अधिकारी। जन है, ये जनता से संपर्क करने वाला अधिकारी को जन संपर्क अधिकारी, इसको क्या बोलते थे? पुलिसानी। एक था दोस्तों पट्टी वैदिक। क्या था? पट्टी वैदिक। पट्टी वैदिक, पट्टी वैदिक है दोस्तों, ये सम्राट को प्रजा के विषय में सूचना देने वाले विशेष रिपोर्टर थे। प्रजा मतलब सम्राट है, सम्राट को प्रजा के विषय में विशेष सूचनाएं देते थे, वो रिपोर्टर थे। कौन थे? पट्टी वैदिक। तो पट्टी वैदिक के कौन थे? आप सुनिए, सम्राट को प्रजा के विषय में सूचना देने वाले विशेष रिपोर्टर थे, उनको पट्टी वैदिक कहा जाता था। एक था दोस्तों अंत महामात्र। क्या था? एक अधिकारी का नाम था अंत महामात्र।
ये अंत महामात्र है दोस्तों, ये ऐसे भी जनजातियों में धर्म प्राचार्य हेतु नियुक्त है। ये क्या करते थे, ऐसे भी जनजातियों में, ऐसे भी जनजातियों में धर्म प्राचार्य हेतु नियुक्त। तो ऐसे भी जनजातियों में धर्म प्राचार्य मतलब हेतु नियुक्त जो थे वो अंत महामात्र थे। एक था दोस्तों अधिकारी का नाम मिलता है चोर रज्जुक। क्या, चोर रज्जुक। एक अपन को मिलता है युक्त। एक अधिकारी का नाम मिलता है दोस्तों स्त्राध्यक्ष, स्त्रा या स्त्रियाध्यक्ष। इसको दोस्तों स्त्रियाध्यक्ष है, इसको इत्तिजक भी बोलते हैं, इत्तिजक। तो स्त्राध्यक्ष है, ये कौन था, ये दोस्तों अंतपुर एवं स्त्रियों से संबंधित विभागों पर नियंत्रण करता था। अंतपुर एवं स्त्रियों से संबंधित विभाग में उस पर नियंत्रण कौन करता था, स्त्राध्यक्ष करता था। ये 12वें शिलालेख व शहबाजगढ़ी शिलालेख में इस अधिकारी का उल्लेख है। तो इस अधिकारी का उल्लेख कहाँ है, इस अधिकारी कार्य क्या था, ये तो अपन को इसके नाम से पता चलता है कि ये अंतपुर स्त्रियों से संबंधित था। इसका जो उल्लेख है वो दोस्तों 12वें शिलालेख, 12वें शिलालेख एवं शहबाजगढ़ी शिलालेख के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। तो स्त्राध्यक्ष है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, 12वें शिलालेख एवं शहबाजगढ़ी शिलालेख में इस अधिकारी का उल्लेख मिलता है। दोस्तों एक अपन को मिलता है रज्जुक। ये रज्जुक है दोस्तों, ये अशोक ने अभिषेक के 26 वर्ष इसको न्यायिक अधिकार दिया था। तो रज्जुक को न्यायिक अधिकार कब दिया था, अशोक के राज्याभिषेक हुआ था ना उसके 26वें वर्ष में इसको अशोक के अभिषेक के 26वें वर्ष को न्यायिक अधिकार दिया था रज्जुक को। और रज्जुक का उल्लेख है दोस्तों वह 4थे स्तंभ लेख में हुआ है। तो रज्जुक है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, यह मिलता है अपन 4थे स्तंभ लेख में, 4थे स्तंभ लेख में। तो रज्जुक है, इसकी नियुक्ति कब हुई थी, इसकी नियुक्ति हुई थी अशोक ने अभिषेक के 26वें वर्ष इसको न्यायिक अधिकार दिया। और रज्जुक का उल्लेख है वो 4थे स्तंभ लेख में हुआ है। तो ये कुछ अधिकारी थे मौर्य काल के। तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन। तो दोस्तों सैन्य प्रशासन पढ़ते हैं, इसमें दोस्तों गुलम है वो सैन्य छावनियाँ थी। गुलम क्या थी, सैन्य छावनियाँ। गुलम क्या थी दोस्तों, ये मौर्य काल में सैन्य छावनियाँ थी, सैन्य छावनियाँ। तो सैन्य छावनी को क्या बोलते थे दोस्तों उस टाइम, गुलम। तो दोस्तों वही तो ये गुलम था, ये क्या थी, सैन्य छावनियाँ ना। और वही सैनिकों का वेतन है वो गुलम के था। तो ये गुलम है वो सैन्य छावनियाँ थी। और गुलम ये क्या थे, ये सैनिकों का वेतन था, सैनिकों का वेतन। तो सैनिकों के वेतन को क्या बोलते थे, गुलम दे। और सैन्य छावनी को गुलम। तो दोस्तों ये जो सैन्य समितियाँ की कुल संख्या कितनी थी, 30। तो सैन्य जो समितियाँ थी, सैन्य समिति, तो सैन्य समिति की कुल संख्या थी दोस्तों, कुल संख्या कितनी थी, 30। तो गुलम था सैन्य छावनियाँ, और गुलमी था सैनिकों का वेतन। और सैन्य समिति मतलब कुल सैन्य समितियाँ कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 30 थी। दोस्तों कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्ध बताए हैं। कौटिल्य ने कितने प्रकार के युद्ध बताए हैं, 3 प्रकार के। कौटिल्य ने कुल 3 युद्ध बताए हैं, मतलब 3 तरह के युद्ध बताए हैं, युद्ध। तो 3 तरह के युद्ध कौन कौन से थे, कौटिल्य ने कौन कौन से युद्ध बताए दोस्तों। एक था प्रकाश युद्ध। कौन सा था, प्रकाश युद्ध। एक था दोस्तों कूट युद्ध। एक था दोस्तों तृष्णि युद्ध। तो कौटिल्य ने कुल कितने प्रकार के युद्ध बताए हैं, 3 प्रकार के, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तृष्णि युद्ध। अपन पढ़ते हैं दोस्तों अब एक गुप्तचर व्यवस्था, मतलब मौर्य काल के अंदर गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर
व्यवस्था। तो दोस्तों एक अपन को नया नाम सुना है कि ओवरसीयर्स। तो ओवरसीयर्स है दोस्तों, ये मैगस्थनीज ने गुप्तचरों को ओवरसीयर्स कहा है। किसने कहा है? ये मैगस्थनीज ने गुप्तचरों को ओवरसीयर्स कहा है। किसने कहा है? मैगस्थनीज ने कहा है दोस्तों। तो मैगस्थनीज ने गुप्तचरों को ओवरसीयर्स कहा है। और स्ट्रोबो ने गुप्तचरों को क्या बोला है दोस्तों? इंस्पेक्टर। तो ओवरसीयर्स किसने कहा था? मैगस्थनीज ने। और गुप्तचरों को इंस्पेक्टर किसने बोला है? ये बोला दोस्तों स्ट्रोबो ने। किसने? स्ट्रोबो ने। और दोस्तों इसको अर्थशास्त्र के अंदर गुप्तचरों को क्या बोलते थे? गूढ़ पुरुष। क्या बोलते थे? गूढ़ पुरुष। तो अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या बोलते थे? गूढ़ पुरुष, अर्थशास्त्र के अंदर। दोस्तों एक गुप्तचरों का जो प्रमुख था, गुप्तचरों का प्रमुख था, उसे बोलते थे दोस्तों महामात्यासर्प। महामात्यासर्प। तो महामात्यासर्प कौन था? ये था गुप्तचरों का प्रमुख। गुप्तचरों का प्रमुख है। तो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था, इसके अंदर ओवरसीयर्स था। ये मैगस्थनीज ने गुप्तचरों को ओवरसीयर्स का। और इंस्पेक्टर है दोस्तों, ये स्ट्रोबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर का। और गूढ़ पुरुष है दोस्तों, ये अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। और महामात्यासर्प है दोस्तों, ये गुप्तचरों का प्रमुख होता था। अब है गुप्तचरों के प्रकार। गुप्तचर कितने प्रकार के थे? गुप्तचरों के प्रकार। दोस्तों गुप्तचरों के प्रकार, एक तो था संस्था, जो स्थायी गुप्तचर थे। संस्था, ये संस्था है दोस्तों, ये था स्थायी गुप्तचर। तो स्थायी गुप्तचरों को क्या बोलते थे? संस्था। स्थायी गुप्तचर होते संस्था। एक था दोस्तों संचरा। संचरा थे दोस्तों भ्रमणशील, मतलब इधर उधर भ्रमण करते थे, ये भ्रमणशील। तो गुप्तचर कितने प्रकार के हो गए? संस्था और संचरा के अंदर। संस्था है, इसमें दोस्तों कितने प्रकार के गुप्तचर थे? ये संस्था थे वो स्थायी गुप्तचर थे। संस्था क्या थे? स्थायी गुप्तचर थे। और संस्था के अंदर कौन कौन से गुप्तचर थे? वो थे दोस्तों कापाटिक। एक था दोस्तों वैदेहक। एक था दोस्तों उदास्थित। कापाटिक, वैदेहक, उदास्थित। एक था तापस। और 5वां प्रकार का था, वो था गृहपत्तिक। तो गुप्तचर 2 प्रकार के थे, संस्था एवं संचरा। संस्था थे जो स्थायी थे, और संचरा भ्रमणशील थे। और जो संस्था है, इसके अंदर दोस्तों कापाटिक, वैदेहक, उदास्थित, तापस और गृहपत्तिक, ये संस्था के अंदर थे। और संचरा के अंदर दोस्तों क्षत्रिय, तीक्ष्ण, रसद, और एक प्रकार का था परिवारजिक, या परिवारजिका बोल देते हैं। तो गुप्तचर है, ये 2 प्रकार के थे, संस्था और संचरा। संस्था का अंदर स्थायी गुप्तचर थे कापाटिक, वैदेहक, उदास्थित, तापस और गृहपत्तिक। और संचरा या भ्रमणशील के अंदर क्षत्रिय, तीक्ष्ण, रसद और परिवारजिका। मौर्य काल में पुलिस व्यवस्था भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षण का है। जो पुलिस व्यवस्था थी मौर्य काल के अंदर, पुलिस व्यवस्था, उसको अर्थशास्त्र के अंदर दोस्तों, अर्थशास्त्र के अंदर उसको रक्षण का है। क्या का है? रक्षण। तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था को क्या बोले है? रक्षण। तो दोस्तों इसके पश्चात अपन पढ़ते हैं भू राजस्व व्यवस्था एवं कर, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और सर और किसी प्रकार का जो टॉपिक है उनके बारे में नोट्स चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।